सकते किसी का। आज हम बात करेंगे भारत के जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंशिएंट इंडिया कहें या भारत के इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में हम बात करेंगे। और इसी के नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स को भी आपको बता देंगे जो एग्जाम्स में आती हैं, जिनकी आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है। देखिए, अभी तक जो हमें जानकारी है, हमने आपको पढ़ाया है, आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय एक तो बिहार में है, ये आप जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट ने की थी, गुप्त शासक। ठीक है, ये आपको पता है। और नालंदा विश्वविद्यालय में ही ह्वेनसांग आए थे, ये आपको अच्छे से पता है। नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग, याद रखना ये। तो ह्वेनसांग ने इनकी यात्रा की थी और इसको नष्ट जो है, तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी कौन था? तो मोहम्मद गौरी का जो दास था बख्तियार खिलजी, उसने इसे नष्ट कर दिया था। इतनी चीजें आपको पता है, ये आती हैं एग्जाम में डायरेक्टली। और कुछ बातों पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, नालंदा भारत का प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। भारत के बिहार राज्य में पटना से लगभग 55 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, और 427 से 1197 एडी तक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। इसे इतिहास के पहले महान विश्वविद्यालयों में से भी एक कहा जाता है, कि भारत के जो महान विश्वविद्यालय थे उनमें से भी एक है। यह भारत के प्राचीन साम्राज्य मगध, आधुनिक भारत में एक बड़ा बौद्ध मठ है। अपने चरम पर, मतलब पीक पर जब ये था, तो विश्वविद्यालय ने चीन, ग्रीस, फारस जैसे दूर दूर से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया। पुरातात्विक साक्ष्य इंडोनेशिया के शैलेंद्र राजवंश के साथ संपर्क का भी उल्लेख करते हैं। आपको याद हो तो शैलेंद्र राजवंश ने यहाँ पे एक विहार बनाने की बात की थी। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि आप गांव दे दिए दान में। ठीक है, तो इनका भी उल्लेख करते हैं, जिसमें एक राजा ने परिसर में एक मठ बनवाया था। बाद में 1193 में बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे लूट लिया, जो भारत में बौद्ध धर्म के पतन में एक मील का पत्थर था। ठीक है, 2 मिनट और रुक जाओ आप, बस कंप्लीट ही होने को है। ठीक है, 1193 में क्या था कि आपके बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण किया और इसको नष्ट कर दिया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आधुनिक बिहार में गुप्त शासक, इनका नाम सक्रादित्य भी था, इनको टाइटल दिया गया था, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। 5वीं सदी की शुरुआत में और 12वीं सदी तक लगभग 600 वर्षों तक ये अपने फ्लरिस या फला फूला है। इस विश्वविद्यालय का पुस्तकालय प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। तो नालंदा की जो लाइब्रेरी है वो विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में थी, और व्याकरण, ग्रामर, तर्कशास्त्र, साहित्य, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, चिकित्सा जैसे विभिन्न विषयों पर हजारों पांडुलिपियां यहाँ पर थीं। 2010 में संसद जो थी ने प्राचीनता को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी देते हुए एक विधेयक पारित किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय एक आधुनिक नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्तमान स्वरूप में देखें तो ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जो स्नातकोत्तर मतलब समझते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएशन के अनुसंधान या रिसर्च के लिए समर्पित है। चीन, सिंगापुर, जापान सहित कई पूर्व एशियाई देश इसके पुनर्जीवित नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में धन देने के लिए आगे आए हैं। ठीक है, केबट्टा सुत्त के अनुसार बुद्ध के समय में नालंदा पहले से ही एक प्रभावशाली और समृद्ध शहर था, घनी आबादी वाला था। हालांकि बाद में ऐसा नहीं हुआ कि यह शिक्षा का केंद्र बन गया, जिसके लिए बाद में यह प्रसिद्ध हो गया हो। मतलब ये पहले से ही अच्छे नगर के रूप में था। महावीर का कई बार नालंदा में रहने का, महावीर यानी महावीर स्वामी का उल्लेख किया गया है, जो स्पष्ट रूप से जैनियों की भी गतिविधि का केंद्र था। तो ये सारी बातें थी आपकी नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में स्थित है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त फर्स्ट ने की। सक्रादित्य भी इन्हें कहा जाता है। इसे नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ठीक है, भारत सरकार ने इसको रिनोवेट करने की, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात की है। याद रखिएगा अच्छे से, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तक्षशिला। तो
तक्षशिला विश्वविद्यालय बेटा भारत में नहीं है, ये याद रखिएगा, ये पाकिस्तान में, या कहें वर्तमान में, उस समय तो भारत ही था। तो 2006 में द गार्जियन अखबार द्वारा इसे पाकिस्तान में शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में स्थान दिया गया था। बाकी तो उनके यहाँ आतंकवादी घटनाएं होती हैं, पर्यटन की थोड़ी इच्छा नहीं होती लोगों की पाकिस्तान जाने की, तो तक्षशिला के बहाने ही सही इनका टूरिज्म जो है वो प्रमोट होता है। तक्षशिला बौद्ध साम्राज्य क्या है, तो गांधार की एक प्राचीन राजधानी, आपने 16 महाजनपद में भी ये चीज सुनी होगी कि तक्षशिला जो है वो किसकी राजधानी थी, गांधार की राजधानी थी, शिक्षा का केंद्र था, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। तक्षशिला में कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का प्रारंभिक शिक्षा केंद्र था। हिंदू और बौद्ध, अच्छा कई लोग सोचेंगे कि आचार्य चाणक्य यहाँ से संबंधित थे तो हिंदू धर्म ही होगा, नहीं, इसके साथ में बुद्धिज्म भी यहाँ पर धार्मिक और ऐतिहासिक पवित्रता का स्थान माना जाता है। वैदिक शिक्षा का भी केंद्र था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को संस्थान में सीखने के लिए चाणक्य द्वारा लाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, इनके बेटे बिंदुसार, उनके बेटे अशोक, इन्होंने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है। यह संस्था बौद्ध परंपरा के बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय ने यहीं से आकार लिया था। तो तक्षशिला जो है वो बौद्ध धर्म के किससे, महायान संप्रदाय से संबंधित है। संभवतः चाणक्य से अपने संबंध के कारण सबसे अधिक जाना जाता है। प्रसिद्ध चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, ठीक है, में कहा गया है कि इसकी रचना तक्षशिला में ही हुई है। तो तक्षशिला में ही, इस विश्वविद्यालय में ही इन्होंने रचना की थी। चाणक्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और आयुर्वेदिक चिकित्सक चरक ने तक्षशिला में अध्ययन किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, चरक ने भी यहाँ पर, चरक जानते हैं, चरक संहिता के जनक है। विद्यार्थी 16 वर्ष की आयु में तक्षशिला में प्रवेश करता था। लॉ स्कूल, मेडिकल स्कूल, सैन्य स्कूल के अलावा वेदों और 18 कलाओं को पढ़ाया जाता था। तीरंदाजी, शिकार, हाथी विद्या जैसे कौशल भी सिखाए जाते थे। मतलब ओवरऑल बोलें तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए सब था यहाँ। आपको तीरंदाजी भी सिखा रहे हैं, ठीक है, आप लॉ स्कूल भी है, आपका मेडिकल स्कूल भी, मतलब डॉक्टरी भी सिखा रहे हैं, सैन्य वाला भी है, ठीक है, वेद भी सिखा रहे हैं, कलाएं भी सिखा रहे हैं, तीरंदाजी ये सिखा रहे हैं, हाथी विद्या, ये सब जो है आपकी। और याद रखना विक्रमशिला सॉरी तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसी को नहीं दिया जाता, तो अज्ञात माना जाता है। तो आंसर आपको अननोन करना है, ठीक है, ध्यान रखना। आप जैसे पूछते हैं कि आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय में आचार्य थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ शिक्षा ग्रहण की, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चरक ने कहाँ शिक्षा ग्रहण की, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और आपको याद रखना है कि राजनीति अकेले का केंद्र नहीं है, यहाँ तीरंदाजी भी सिखाई जा रही है, हाथी घोड़े, इसके अलावा मेडिसिन की, लॉ की, इनकी भी पढ़ाई यहाँ पर की जाती थी। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बताइए जल्दी से, किसने स्थापना की थी, वेरी गुड। तो विक्रमशिला उस समय भारत में बौद्ध शिक्षा के दो महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। मतलब एक कौन सा होगा फिर, नालंदा, तो दूसरा विक्रमशिला। विक्रमशिला की स्थापना राजा धर्मपाल ने नालंदा में विद्वता की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में की थी। मतलब नालंदा का थोड़ा सा डिग्रेडेशन हो रहा था एजुकेशन का, तो उसी के कारण इन्होंने क्या किया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और 12वीं शताब्दी तक, 12th सेंचुरी तक, लगभग 400 साल तक ये फलता फूलता रहा। और 1200 के आसपास ही किसने इसे नष्ट किया, तो नालंदा को भी उसी ने नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला को भी बख्तियार खिलजी ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर एक पंडित अतीसा थे, कभी कभी इनका भी उल्लेख मिलता है कि ये मठाधीश थे। तो बौद्धिस्ट मठ होते थे ये, तो इनके मठाधीश यानी प्रमुख के रूप में हुआ करते थे। विक्रमशिला बेटा अंतिचक, जिला भागलपुर बिहार, ये भागलपुर पूछ लिया एक बार कि कहाँ स्थित है, तो ये भागलपुर जिले में स्थित है, बिहार के। कौन सा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व और कहलगांव से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, जो पूर्वी रेलवे के भागलपुर साहिबगंज खंड पर एक रेलवे स्टेशन है। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है भागलपुर को अच्छे से। और कहलगांव से 2 किलोमीटर पे अनादीपुर में NH80 से मुड़ने वाली, मतलब 11 किलोमीटर लंबी मोटर युक्त सड़क के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। आप पूछते क्या है, जैसे बिहार PSC वगैरह दोगे तो ये इनके लोकल क्वेश्चन तक पूछ लिए गए हैं यहाँ से, तो वो फिर सब डाल दिया कि अच्छी बात है। 100 से अधिक शिक्षकों और 1000 से अधिक छात्रों वाले इस विश्वविद्यालय में
नालंदा विश्वविद्यालय की सीधी प्रतिस्पर्धा दी। तो जैसे नालंदा फेमस था, यहाँ पर यह भी फेमस था। तंत्र विषय पर अपने विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध था। तंत्रवाद इस विश्वविद्यालय में सबसे लोकप्रिय स्नातकों में एक। अतिशा दीपंकर, याद आ रहे हैं? ठीक है। तो तिब्बती बौद्ध धर्म की शर्मा परंपराओं के संस्थापक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को भी पुनर्जीवित किया तिब्बत में, ये भी यहाँ से संबंधित है। और भागलपुर में प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेषों की आंशिक खुदाई हुई। जिला बिहार राज्य। ठीक है। तो कौन सा जिला है? भागलपुर जिला। आपको याद रखना है। भारत अभी भी और प्रक्रिया चल रही है कि खुदाई वगैरह की गई है कि हाँ कैसे नष्ट किया था, क्या चीजें मिली हैं। तो आपको ओवरऑल जो ध्यान रखना है, एक तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापना की थी? धर्मपाल ने स्थापना की थी। कहाँ है? तो भागलपुर बिहार में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और किसने नष्ट किया? तो 1200 के आसपास किसने? बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। ठीक है। फिर आते हैं हम वल्लभी विश्वविद्यालय पे। तो वल्लभी जो है वो कहाँ होगा? गुजरात में। तो वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 600 बीसी नहीं है, ध्यान रखना, नहीं तो बीसी में चले जाओ। तो 6वीं शताब्दी यानी 600 एडी की बात कर रहे हैं के आसपास आधुनिक गुजरात के सौराष्ट्र में हुई। और लगभग 12वीं शताब्दी तक यानी 600 से 1200 के बीच में 600 साल तक ये बढ़िया रहा। ठीक है। बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था वल्लभी। 600 से 1200 के बीच में हीनयान बौद्ध धर्म। अब ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने या यूपीएससी कभी कभी बदल देता है, यहाँ पे क्या करेगा? वल्लभी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था। अच्छा, मजेदार बात यह है कि आप महायान हीनयान पे ध्यान ही नहीं देते हैं पढ़ते टाइम, तो ऐसे में क्वेश्चन गलत। बाकी आपको सारा ज्ञान था कि वल्लभी कहाँ, कैसे, क्यों। तो आपको ध्यान रखना है कि वल्लभी किससे? हीनयान से। महायान से कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा। पक्का? बताओ जल्दी से। तो हीनयान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता रहा। 7वीं शताब्दी के दौरान इस विश्वविद्यालय का दौरा करने वाले चीनी यात्री, एक तो इत्सिंग ने यहाँ शिक्षा का महान केंद्र बताया। कुछ समय तक विश्वविद्यालय इतना अच्छा था कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के नालंदा का ये प्रतिद्वंदी था। मतलब इसका सीधा कंपटीशन किससे होता था? नालंदा विश्वविद्यालय से होता था। किसका? वल्लभी का। गुणमती और स्थिरमती दो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान यहाँ से स्नातक हैं। इस विश्वविद्यालय में जब ह्वेनसांग, ठीक है, ने मध्य में विश्वविद्यालय का दौरा किया था तो 7वीं शताब्दी में इस स्थान पर 600 से अधिक बौद्ध भिक्षु अध्ययन कर रहे थे। तो यहाँ पे ऐसे समझ लो कि ह्वेनसांग ने भी ह्वेनसांग को सीधा उद्देश्य था भारत से जितनी बौद्ध शिक्षा की किताबें हैं वो सब भर के ले जाओ और चाइना में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो पढ़े भी थे और किताबें लेके भी गए थे। ठीक है। तो यहाँ पर भी वल्लभी आए थे ये। फिर सोमपुर महाविहार याद करो किसने बनवाया था? ए भगवान, कुमारगुप्त कैसे हो सकते हैं? कौन थे? धर्मपाल। तो सोमपुर महाविहार की स्थापना पाल वंश के, कहाँ था और ये सोमपुर? बढ़िया। तो 8वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में की थी। अब उस समय का बंगाल है, आज का पूर्वी बंगाल नहीं है। आज का तो बांग्लादेश है, बीच में पूर्वी बंगाल था। बंगाल में की थी यह 12वीं शताब्दी तक, मतलब 8वीं से 12वीं सेंचुरी तक। क्या हो रहा है? 8 से 12 सेंचुरी तक 400 वर्षों तक फलता फूलता रहा। 27 एकड़ में फैला है। मुख्य परिसर में 21 एकड़ है और अपनी तरह सबसे बड़ा परिसर है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म के लिए शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कौन सा? सोमपुर बिहार में बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, हिंदुज्म भी है। आज भी इसकी दीवारों पर इन 3 परंपराओं का प्रभाव दर्शाते हुए सजावटी टेराकोटा पाया जा सकता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठों में एक था, जिसका परिसर 20 एकड़ से अधिक लगभग 10 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ था। बहुत बड़े एरिया में था सोमपुर बिहार। उत्खनन से पता चलता है कि इसका निर्माण दूसरे पाल राजा धर्मपाल ने करवाया था। यह खोजे गए शिलालेखों वाली मिट्टी की मोहरें यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो 781 से 821 के बीच में जब इनका टेन्योर था तो इस समय ये बनवाया गया था। यह 5 महान महाविहारों या मठों में से एक था जो पाल काल के दौरान प्राचीन बंगाल में स्थापित किए गए थे। सोमपुर महाविहार के महत्व के कारण इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। आज यह बांग्लादेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। तो वर्तमान में कहाँ है?
ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि सोमपुर बिहार वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो बांग्लादेश में स्थित है। उस समय बंगाल में स्थित था। किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था, और बड़े परिसरों में से एक ये माना जाता है। ठीक है, फिर है जगदल महाविहार। तो जगदल की अगर हम बात करते हैं बेटा, ये भी बांग्लादेश में वर्तमान उत्तरी बंगाल की एक भौगोलिक इकाई बरेंद्र में एक बौद्ध मठ और शिक्षा का केंद्र है। इसकी स्थापना पाल वंश के बाद के राजाओं द्वारा की गई थी, जिनके बारे में माना जाता है कि राजा रामपाल थे, जो पाल राजाओं द्वारा किया गया सबसे बड़ा निर्माण कार्य था। मतलब रामपाल ने की थी, लेकिन क्लियर कट ऐसा बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है। तो जगदल जो है वो किसको श्रेय दिया जाता है? रामपाल को। जगदल वज्रयान बौद्ध धर्म के विशेषज्ञ हैं। तो जगदल में देखो, अब आप समझना, बौद्ध धर्म में एक क्या है? महायान, एक है हीनयान, एक है वज्रयान। वज्रयान जो है वो तंत्र वाला, तंत्र मंत्र वाला। तो ये जो है जगदल किससे संबंधित है? वज्रयान बौद्ध धर्म में विशेषज्ञ थे। इसके बड़ी संख्या में ऐसे ग्रंथ ज्ञात होते हैं जो बाद में कंजूर और तेंजोर के सामने जगदल की रचित प्रतिलिपि बनाया गया था। संभावना है कि संस्कृत पद्य की सबसे पुराना संकलन, ठीक है, तो सुभाषिता रत्नकोश 11वीं शताब्दी के अंत में और 12वीं शताब्दी की शुरुआत में जगदल के विद्याकार द्वारा संकलित किया गया था। ठीक है, 1999 में जगदल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया और एक अस्थायी स्थल में प्रस्तुत किया गया था। ओदंतपुरी किसने बनवाया था? गोपाल ने। ठीक। तो ओदंतपुरी की बात करें तो बेटा बिहार शरीफ में हिरण्य प्रभात पर स्थित प्राचीन ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के खंडर को ओदंतपुरा बिहार या ओदंतपुरी बौद्ध महाविहार के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ है ये? बिहार शरीफ में। ठीक है, हिरण्य प्रभात पर स्थित है। 8वीं शताब्दी में पाल राजवंश के सम्राट गोपाल द्वारा स्थापित किया गया। 12वीं शताब्दी तक 400 वर्षों तक ये भी फलता फूलता रहा। मूल रूप से प्राचीन भारत के छठे विश्वविद्यालयों में से एक था। मतलब जो बड़े बड़े 6 विश्वविद्यालय थे उनमें एक उदंतपुरी था। मुख्य रूप से बौद्ध शिक्षा और शिक्षाओं के प्रसार के उद्देश्य से ये स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसे प्राचीन काल में स्थापित नालंदा के बाद दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी माना जाता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? यह बिहार में तुलनात्मक रूप से एक कम ज्ञात महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, क्योंकि अभी भी इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आचार्य श्री गंगा जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के छात्र हुआ करते थे, ये यहाँ के प्रोफेसर थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बाद में इसी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय में स्नातक हुआ, ओदंतपुरी में शामिल हुए और इस विश्वविद्यालय के क्या है, प्रसिद्ध छात्रों में से एक माने गए हैं। और फिर 1193 में इसको भी कौन नष्ट करेगा? ठीक है, तो तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय मिला, उसे लंबी दीवार के कारण गलती से एक किला मान लिया। बड़ी दीवार थी तो बोला किला है, अब किला है मतलब शत्रु होंगे, तो इसको गिरा दिया, इसे सेना से नष्ट करने का आदेश दिया। कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने एक लंबी दीवार के कारण किला समझने के कारण नष्ट कर दिया था, तो वो कौन सा है? ओदंतपुरी बिहार है। तो कौन कौन से विश्वविद्यालय निपटाए इसने? नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी। ठीक है, तीनों विश्वविद्यालयों को इसने समाप्त कर दिया। नालंदा कहाँ था? बिहार में। विक्रमशिला भागलपुर बिहार। ओदंतपुरी बिहार शरीफ बिहार। तो ये तीनों बिहार में थे। एक ही बार दौरा किया, बिहार पे आक्रमण किया था चूंकि इसने, बिहार और बंगाल पे, तो उस दौरान इसने तीनों विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, फिर है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा अच्छे से। अच्छा, थोड़ी सी बात और है, तो प्राचीन तिब्बती ग्रंथों में इसका उल्लेख अपने समय के 5 महान विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में किया गया है। तो तिब्बती टेक्स्ट जो हैं, ठीक है, अन्य 4 कौन से थे? तो विक्रमशिला, नालंदा, सोमपुर और जगदल। और 5वां कौन सा है? ओदंतपुरी। चलो इसी बात पे बताओ, विक्रमशिला की स्थापना किसने की? धर्मपाल। नालंदा कुमारगुप्त। सोमपुर धर्मपाल। जगदल बोलो रामपाल। और उदंतपुरी गोपाल। चलो बढ़िया। पुष्पगिरी, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था जो 11वीं शताब्दी तक भारत में फला फूला। इसके खंडर उड़ीसा के जाजपुर और कटक जिलों में महानदी डेल्टा से लगभग 90 किलोमीटर, ठीक है, तो लांगड़ी पहाड़ी की निचली पहाड़ियों में स्थित है। तो कहाँ है ये?
पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पुष्पगिरी कहाँ गिरी? पुष्प सामने लिखा है, क्या सोच नहीं रहे, देख नहीं रहे हो कुछ? पुष्पगिरी उड़ीसा में है, ठीक है। तो महानदी डेल्टा, तो कौन से? जाजपुर और कटक जिलों में बेसिकली महानदी डेल्टा से लगभग 90 किलोमीटर ये लांगुड़ी की पहाड़ियां जो हैं यहाँ पर स्थित है। 3 पहाड़ियों की चोटियों पर फैले वास्तविक विश्वविद्यालय परिसर में गुप्त काल की स्थापत्य शैली के कई स्तूप, मठ और मंदिर और मूर्तियां जो है वो यहाँ पे दिखाई देती हैं। ठीक है। केलुआ नदी उड़ीसा की ब्राह्मणी नदी की एक सहायक नदी है। लांगुड़ी पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में बहती है और इसने विश्वविद्यालय के लिए एक सुरम्य पृष्ठभूमि प्रदान की है। तो कौन सी नदी के किनारे हो गया ये? केलुआ नदी। और केलुआ नदी कौन सी है? तो ब्राह्मणी की सब्सिडरी या सहायक नदी है। अच्छा, किसी ज्योग्राफी वाले से ये क्वेश्चन पूछो तो नहीं बता पाएगा। अरे ऐसे ही, क्योंकि ये थोड़ी पढ़ी जाती, इतनी इंपॉर्टेंट नदी थोड़ी है, पढ़ाई मैडम ने आपको। मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ। पूरा विश्वविद्यालय 3 समीपवर्ती पहाड़ियों ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी के शीर्ष पर 3 परिसरों के बीच में विकसित किया गया। अब याद करो, अपने 2-3 दिन पहले जब हमने आपको एक बात बता रहे थे, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि एक उदयगिरी आपके विदिशा में है और एक उदयगिरी उड़ीसा में। तो ये आ गई आपकी। तो ललितगिरी या ललितागिरी भी बोलते हैं बेटा, रत्नागिरी और उदयगिरी, तो ये 3 पहाड़ियों के शीर्ष पर, यहाँ पर ये याद रखना। तो विश्वविद्यालय क्या है? समीपवर्ती पहाड़ियों के शीर्ष पर 3 परिसरों में वितरित किया गया है। मतलब एक पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी, तीसरी पहाड़ी, और इन पे परिसर जो है बना दिए गए। यहाँ सम्राट अशोक की कुछ छवियां, छवि समझते हो, पिक्चर जो है वो खोजी गई है। यह सुझाव दिया गया है कि पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वयं सम्राट अशोक ने की थी। किसने की थी? सम्राट अशोक ने। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पुष्पगिरी में एज सच है नहीं कि यही इसके संस्थापक हैं, लेकिन उनकी पिक्चर मिली है, तो ऐसा माना जाता है कि ये सम्राट अशोक ने इसकी स्थापना की होगी। और नहीं तो ऐसे समझ लो कि भाई उड़ीसा पे आक्रमण किया, कलिंग का युद्ध किया, कलिंग के युद्ध में किसको हराया? अनंत पद्मनाभन को हरा दिया, और उसके बाद में बोले होंगे थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया होगा, चलो एक विश्वविद्यालय भी खोल देते हैं, तो बनवा दिया होगा। ठीक है। वैसे भी युद्ध तो छोड़ ही दिए थे उसके बाद उन्होंने। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अच्छी बात ये है कि चाहे कोई एग्जाम हो, बस ये मोर देन इनफ है। मतलब ऐसे तो इतने विश्वविद्यालय पढ़ते नहीं है इतने डिटेल में। ज्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं? फाउंडर कौन है, लोकेशन क्या है, और ज्यादा से ज्यादा नष्ट किसने किया। और थोड़े स्तरीय प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के लेवल पे जाएंगे तो कौन महायान बुद्धिज्म से संबंधित था, कौन हीनयान से था, कौन वज्रयान से था। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े बहुत वहां पे पूछे गए हैं। तो हमने सारी बातें कर ली हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो संस्थापक से आता है। हाँ, लोकेशन पूछने का भी ट्रेंड खूब रहा है। जैसे पूछ लेते हैं सोमपुर महाविहार कहाँ है, तो कई बार लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि बंगाल पढ़ते हैं और बंगाल बाद में वो पूर्वी बंगाल था जो कि वर्तमान बांग्लादेश है, तो ध्यान नहीं देते हैं, पता चले या तो बिहार लगा दे। अच्छा, ऑप्शन बड़े अच्छे आते हैं, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बंगाल नहीं देंगे, बंगाल देंगे तो उत्तर हो ही जाएगा। पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम नहीं पढ़ेंगे हम तो गलत कर देंगे। और नन, जैसे यूपी ने तो ऐसे पूछा था तो दिया ही नहीं उसने, पूर्वी बंगाल नहीं दिया ना बांग्लादेश दिया। अब ऐसे में आप ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ? बिहार, और क्योंकि बिहार में बहुत, तो बिहार या बंगाल, बिहार या बंगाल। अच्छा, तो चाहे कुछ कर लो, तुक्का मारोगे तो चितपट, वो तो दोनों ही गलत है। तो ऐसे में आराम से गलत होता है क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सोमपुर बिहार वर्तमान बांग्लादेश में है। हाँ, बंगाल आंसर सही होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल आंसर गलत होगा। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये थी हमारे 6, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, इनके संस्थापकों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कौन महायान से संबंधित है, कौन हीनयान से संबंधित है, कौन वज्रयान से संबंधित है। बताओ जरा, वज्रयान से कौन सा था? जगदल, पक्का? और वल्लभी या जगदल हीनयान? वल्लभी हीनयान, वल्लभी वज्रयान, ऐसे नहीं याद हो रहा है? वाह से वाह। अच्छा ठीक है, चलो।
चलिए नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट किताबें और बता देते हैं, काम खत्म। चलो, अब सारा खेल है याददाश्त का। किसका है? आपकी याददाश्त का। हाँ जी। हाँ, एसी चला दें? दौड़ दौड़ के आए थे आप लोग? किसका बर्थडे है आज? तो आज क्या पार्टी दे रहा था कोई? है? ऐसी भूख नहीं लग रही है आपको? खाते ही रहो खाते रहो, ऐसे इतने मतलब आप लगते नहीं हो उस तरीके के खाने पीने वाले आप में से कोई। और जितने गए थे उनमें से तो कोई ऐसा है नहीं। मतलब एक होता है ना, देख के भी समझ में आता है कि हाँ भाई खाया पिया है। अच्छा, लेकिन मजेदार बात यह है कि जिनकी हेल्थ ज्यादा ठीक ठाक होती है वो कम खाते हैं तुलनात्मक रूप से, ऐसा है ना? नहीं है? ऐसा है एक्चुअल में। अभी तो प्रेजेंट में अगर लड़कियों में देखोगे ना, क्योंकि कॉन्शियस हो जाते हैं, अच्छा हम मोटे हो रहे हैं, बस फिर तो खाना छोड़ ही देगी वो। दुबले वालों के पास ये ऑप्शन बना रहता है, बोले पता ही नहीं चलेगा, खाएंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है खा रहे हैं या नहीं खा रहे। चलो भाई, अब हम आ जाते हैं, कई सारी किताबें आपने जो अभी पीछे सेक्शन पढ़ा, गुप्त काल पढ़ा, ठीक है, और बाकी गुप्तोत्तर काल, और कुछ कुछ चीजें आपकी रिपीट होंगी, और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपकी बिल्कुल रिपीट नहीं होंगी, आपके दिमाग में ही नहीं होंगी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ किताबों पर। तो देखिए, और ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मिनिमम क्राइटेरिया है, मैंने एक पूरा पीडीएफ किताबों का ही है। आधुनिक भारत से लेके प्राचीन भारत तक, या कहें प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत तक जितनी किताबें हो सकती थी सब इसमें डली हैं। आपकी याददाश्त और क्षमता पर निर्भर करता है हम कितना याद रख सकते हैं, कर सकते हैं। वात्स्यायन पढ़िए सबने, बचपन से सुनी होती है कि कामसूत्र जो है वो वात्स्यायन की बुक है, ठीक है। पंडित विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंचतंत्र जो है वो गुप्तकालीन थे ये, ठीक है, याद रखिएगा। रस खान की प्रेम वाटिका है। क्या है? रस खान की प्रेम वाटिका है। शूद्रक जो थे, इनकी जो बेसिकली ड्रामा या नाटक है मृच्छकटिकम। क्या है? मृच्छकटिकम पढ़िए आपने अच्छे से, गुप्त काल के दौरान याद होगा। और एक बार इसका पूछा गया था कि मृच्छकटिकम का अर्थ क्या था, तो मिट्टी का खिलौना। ठीक है, तो सॉइल से जो टॉय बनता है वो इसका अर्थ था, ये ध्यान रखना है, मिट्टी का खिलौना। जीमूत वाहन, दाय भाग इनकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री। अच्छा, अच्छी बात यह है कि आपको जो भी लगे, जो लिखा है ना वो कहीं ना कहीं पूछा जरूर गया है किसी ना किसी एग्जाम में, कभी ना कभी। तो आप बिल्कुल छोड़ना नहीं, जहां में छोड़ने जैसी स्थिति होगी खुद बता देंगे कि हाँ ये ठीक है, नहीं भी करोगे तो चलेगा। प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री। और प्लिनी को प्लेटो मत बना देना, क्योंकि बहुत जल्दी प्लिनी गायब हो जाते हैं और प्लेटो आगे आ जाते हैं। और प्लिनी की जगह अगर प्लेटो हो गए तो द रिपब्लिक प्लिनी की हो जाएगी और प्लेटो की नेचुरल हिस्ट्री हो जाएगी। अब करो कनेक्ट, क्या बोले हम। प्लेटो, प्लेटो जो थे, देखो सुकरात महान दार्शनिक है, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु या एरिस्टोटल। तो जो प्लेटो है ना बेटा, प्लेटो की बुक है दी रिपब्लिक, ठीक है, या रिपब्लिक। प्लिनी की बुक है नेचुरल हिस्ट्री। कौन सी है? नेचुरल हिस्ट्री, बहुत बार आई है बेटा ये। अच्छा, प्लिनी और प्लेटो दोनों ऑप्शन दे देना तो मजेदार है, 50% तो गलती पक्की। ठीक है। दंडी, अच्छा मजेदार बात यह है कि नेचुरल हिस्ट्री में ना प्लिनी ऑप्शन ही ना दे, पहला ऑप्शन प्लेटो, फिर बाकी दो और एक नन। आप देखना प्लेटो पे ही ढेर हो जाएगी जनता, क्योंकि पता क्या होता है, मिलते जुलते नाम ना याद ही नहीं आते हैं कि प्लिनी थी कि प्लेटो थी। ठीक है ना, तो प्लिनी किसकी है? नेचुरल हिस्ट्री है प्लिनी की, प्लिनी किसकी नहीं है? दंडी, 10 कुमार चरितम। दंडी की कौन सी है? 10 कुमार चरितम। अश्वघोष, बताओ जल्दी से कौन थे ये? अश्वघोष कौन थे? अब कल से मैं वो वाली चालू करवाऊंगा। हाँ, ठीक है, चालू करवा दें। हाँ सर। तो अश्वघोष जो थे वो क्या थे? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के उपाध्यक्ष थे, और इनकी रचना बुद्ध चरित थी। इसे क्या कहा जाता है? बौद्धियों की रामायण। ठीक है, तो याद रखना संस्कृत में है ये। किसमें? संस्कृत में। और कौन कौन सी रचनाएं हैं अश्वघोष की? सूत्रालंकार,
सारीपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद। पक्का? सौंदरानंद ने नहीं की है? हाँ नहीं की है। सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ठीक है, याद रखिएगा। अश्वघोष की बाणभट्ट, जानते हैं आप बाणभट्ट जो है किसके दरबारी? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने कादंबरी और एक और रचना, जल्दी बताओ। हर्ष चरितम, हर्षचरित, जो भी कहें। तो हर्षचरित और कादंबरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अमर सिंह कहाँ पढ़े थे? अमर सिंह कहाँ थे? नाइन ज्वेल्स में। किसके नाइन ज्वेल्स? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में थे ये। और लेक्सिकोग्राफर थे, यानी डिक्शनरी वाले थे ये, अमरकोश। फिरदौसी, शाहनामा इनकी बुक है। सूरदास किसके, किस पंथ से संबंधित है? सगुण निर्गुण? सगुण, पक्का। और किसके आराध्य देव कौन है? राधा कृष्ण, पक्का। अच्छा, और बताओ इनकी रचनाएं। ये तो दो ही हैं, साहित्य लहरी और सूरसागर। सूर सारावली, ठीक है, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ठीक है। गुल बदन बेगम कहाँ है भाई ये? हुमायूं की कौन सी बहन? चचेरी बहन कि सौतेली बहन? चचेरी नहीं है, बाबर की बेटी है ना, तो चचेरी कैसे हो सकती है? बाबर के बेटे हुमायूं थे, सौतेली बहन। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन सही बात यही है। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। भर्तहरि, भर्तहरि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बड़े भाई या गर्दभिल वंश के शासक, ठीक है, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे ये भर्तहरि। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, इनने पता है वैराग्य क्यों धारण किया था? इनकी पत्नी, देखो कितनी दुष्टता से बोल रही है लड़की, इनकी पत्नी इनको धोखा दे के चली गई थी। हाँ सही बात यही है। देखो शुरू शुरू में तो श्रृंगार जीवन है, आनंद है, ठीक है, फिर नीति आती है, फिर फाइनली क्या होता है, जब श्रृंगार खत्म, जीवन खत्म, तो वैराग्य धारण हो जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? बाबा, बाबा भर्तहरि। इनके गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे बाबा भर्तहरि। और बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया है, भर्तहरि की गुफाएं कहाँ हैं? तो भर्तहरि केव्स जो हैं वो उज्जैन में स्थित है। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इनने 3 शतक लगाए, बीरेन सहवाग हैं ये। कौन कौन से? श्रृंगार, नीति और वैराग्य शतक। देखो कितना गलत लिखा है, वैरण्य, वैराग्य है वो। विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की है। कल्हड़, राज तरंगिणी। अब पूछने वाली बात बनती है, हाँ जी, चलो बताओ तो वंशिका, राज तरंगिणी के बारे में सब कुछ, कोई बोलना मत। और कल्हड़ ने लिखी है, कश्मीर के राजा के यहाँ थे। किस राजा के यहाँ थे ये कल्हड़? किसके यहाँ आश्रय मिला और किनके टेन्योर में लिखी? अब आपने ऐसा क्वेश्चन खुद ही दे दिया तो हम आपसे पूछेंगे। वैसे हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते। अच्छा किसी से उत्तर मांगू ना तो वो कुछ क्वेश्चन खुद जनरेट करवा देता है। इंटरव्यू में भी बड़ा मजा आता है इस चीज पे। हाँ बताइए। कश्मीर के किस शासक के आश्रय कवि थे ये, और किस शासक के दौरान इन्होंने लिखी है? हाँ तो बताओ कौन बता सकता है? अरे वाह, चलिए बताइए समर्थ। हर्ष के दरबार के आश्रय कवि थे और जय सिंह के टाइम पे लिखी। हाँ आगे बोलो, अभी तो बहुत है पिक्चर, बताइए जल्दी से आप ही। राजतरंगिणी के बारे में और कुछ बताइए। कितने तरंग? जीवन में तरंगे बढ़ गई हैं आपकी? 12 तरंगे। अंजलि बताओ। 8 तरंगे, 8,000 श्लोक हैं। हाँ, कश्मीर का इतिहास कि प्राचीन कश्मीर का इतिहास? हाँ, और 5-6 कि 4-5-6? 4-5-6 में। आप डरा मत करो, बोला करो, आपको याद है, मुझे पता है, कुछ नहीं सोचो, बोलो।
क्योंकि बोलना नहीं सीखोगे ना तो बोल नहीं पाओगे एकदम से फिर। बोलिए। हाँ, 4 5 6 में कौन से वंश का? पहले दो वंश थे उनका वर्णन था, बता दो पहले कौन कौन से हैं। कारकोट और उत्पल वंश, तो कारकोट और उत्पल वंश का वर्णन है। अच्छा, 7th और 8th में इसमें तरंग में लोहार वंश का। संस्थापक बता दो जल्दी इसी बात पे तीनों वंश। संग्राम राज लोहार के, कारकोट के दुर्लभ वर्धन, उत्पल और बता दो। ठीक, संग्राम राज किसके भतीजे थे? रानी दुद्धा, निर्दयी महिला, अच्छी, अच्छी क्या, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं आईएएस में। मतलब अच्छे प्रशासक होते हैं लेकिन निर्दयी होते हैं। चलो, कल्हड़ की राजतरंगिणी। नेक्स्ट, चाणक्य अर्थशास्त्र। ठीक है। कालिदास जी कहाँ दिख नहीं रहे हैं, बाकी सब दिखाई दे रहा है, चाहिए रहे। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और बता दो इसके साथ। विक्रमो वर्षियम, मेघदूतम, और बताओ। ऋतु संहारम, एक और बता दो। 7 है ना। मालविकाग्निमित्रम, अच्छा ऐसा बोला है, तो मालविकाग्निमित्रम किस पर है? मालविका और अग्निमित्र, कौन है मालविका? हीरोइन। अग्निमित्र कौन है? सुंग वंश के किसके बेटे? पुष्यमित्र सुंग के बेटे। बढ़िया। जयदेव की है गीत गोविंद। अब देखो बेटा, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, वात्स्यायन की कामसूत्र है और जयदेव की क्या है? गीत गोविंद। ठीक है। और एक है कामायनी, किसकी है? जयशंकर प्रसाद। तो एक जैसे नाम है, जयदेव, जयशंकर। ठीक है, वात्स्यायन तो ये मिक्स होते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। वात्स्यायन का कामसूत्र, जयदेव की गीत गोविंद और जयशंकर प्रसाद की कामायनी। ठीक है। भवभूति, मालती माधव, उत्तर रामचरित। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो मालती माधव उत्तर रामचरित किसकी है? भवभूति की है। मलिक मोहम्मद जायसी, तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत किसके समय में होंगे? अलाउद्दीन खिलजी वाले टाइम पीरियड में, क्योंकि पद्मावत है मतलब किस पे आक्रमण? रानी पद्मावती पे। चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था, उसी का वर्णन पद्मावत में किया गया। इसी पर मूवी बनी है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आईने अकबरी और अकबरनामा इन्हीं की है। हालांकि अकबरनामा इनके भाई फैजी की भी है। और अकबरनामा के 3 भाग हैं, 3 पार्ट में है अकबरनामा। और तीसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? आईने अकबरी कहते हैं। और ये कितने पार्ट में है? 5 पार्ट में। कितने प्रकार के मनसब की बात की गई है यहाँ? तो 66 प्रकार के मनसबों की बात की गई है। कबीरदास जी बीजक, और बीजक में कौन कौन से? साकी, सबद, रमैनी। ठीक है। अलबरूनी, किताबुल हिंद, किनके साथ आए थे अलबरूनी? गौरी या गजनबी? देखो, महमूद गजनबी के साथ आए थे अलबरूनी, ध्यान रखिएगा। और इन्हें किताबुल हिंद, इसी को तहकीक हिंद, इसी को तहरीक हिंद, ठीक है, तारीख हिंद, ये सब इन्हीं की है किताबुल हिंद। ठीक है। फिर आ जाते हैं मुल्क राज आनंद। ठीक है। कुली कन्वेंशन ऑफ अ लवर, डेथ ऑफ अ हीरो। वाह। ठीक है। कुलदीप नायर द जजमेंट। द जजमेंट बेटा एक आध बार पूछी गई है तो ध्यान रखिएगा। कुलदीप नायर की क्या है? द जजमेंट है। डिस्टेंस नेबर्स, इंडिया, द क्रिटिकल ईयर्स इन द जेल, इंडिया आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड दी लाइंस, ये सब कुलदीप नायर की हैं। इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, ये एक आध एग्जाम में पूछी गई है। द जजमेंट याद रखिएगा बस। ठीक है। काजी नजरुल इस्लाम अग्निवीणा, किसी मतलब की नहीं है। शिवानंद डिवाइन लाइफ, क्या है? डिवाइन लाइफ, लाइफ डिवाइन नहीं, डिवाइन लाइफ। प्रेमचंद गोदान, गबन,
कर्म भूमि, रंग भूमि, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। बीएम कौल साहब, अनटोल्ड स्टोरी, कन्फ्रंटेशन विथ पाकिस्तान, कोई मतलब नहीं है। अज्ञे की कौन सी है, कितनी नावों में कितनी बार, कौन है ये अज्ञे? आपने तो पढ़ा होगा अभी हिंदी में इन्हें, नहीं पढ़ा 11th 12th में? हाँ 10th में मान लिया। अब ये कहना चाह रही हो इनडायरेक्टली कि 2 साल हो गए हैं सर, है ना? 12th किसने अभी जस्ट कंप्लीट किया? आप ही लोगों ने, लेकिन 12th किया तो अब क्या मतलब है, छोड़ो। सरोजनी नायडू बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश में, और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में। कौन थी पहली महिला मुख्यमंत्री भारत की? कौन? महिलाओं बताओ, जल्दी बताओ। उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है। एमपी की नहीं पूछ रहे, ओवरऑल भारत में किसी राज्य की पहली महिला चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सुचेता कृपलानी। उसे याद तो आ रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रही है बेचारी, आधी याद आ रहा है आधा गायब हो रहा है। सुचेता कृपलानी जो है वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश में ही सरोजनी नायडू जो है वो पहली महिला गवर्नर के रूप में थी। और ये वही सरोजनी नायडू हैं जो गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाती हैं, ठीक है। और ये वही सरोजनी नायडू हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी के बेटे पिटते हैं और ये देखती रहती हैं कि पिटो। और जब इन्होंने धरसाना फैक्ट्री पे हमला किया था तो ये महिला होने के कारण इन्हें तो नहीं मारा था अंग्रेजों ने, लेकिन गांधी जी के बेटे को खूब दूचा था जम के, मतलब बहुत पिटाई हुई थी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स किसकी हैं? अच्छा, सरोजनी नायडू को और किस नाम से जानते हैं हम? भारत कोकिला कि स्वर कोकिला, यानी नाइटेंगल ऑफ इंडिया है ये, है, ठीक। तो ये क्या है? भारत कोकिला, स्वर कोकिला नहीं, स्वर कोकिला कौन? स्वर कोकिला लता मंगेशकर, बढ़िया। यशपाल की दादा कॉमरेड, सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव चिदम्बरा, रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, ठीक है। आर के नारायण, के आर नारायण नहीं, आर के नारायण, द डार्क रूम, मालगुडी डेज, बहुत फेमस है इनकी, आर के नारायण की मालगुडी डेज। किसी ने पढ़ा या सुना या देखा इसको, मालगुडी डेज के बारे में? बहुत पॉपुलर रही है ये। द गाइड माई डेज, ठीक है। मुरारजी देसाई, नेचर क्योर, देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता। किसी ने देखा ये सीरियल चंद्रकांता? देखा किसी ने, सुना इसके बारे में? बताओ जल्दी से, कौन है ये चंद्रकांता? हाँ हीरोइन थी, ठीक है बिल्कुल। ठीक, मतलब थोड़ा बहुत देखा है तुमने, बढ़िया। चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री की रचना है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बेटा, देवदास चरित्रहीन, ये देवदास शाहरुख खान वाले, ठीक है। पारो, पारो ही है ना? हाँ। रविंद्रनाथ टैगोर, चित्रांगदा, गीतांजलि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। विसर्जन, गार्डनर, हंगरी, स्टोन्स, गोरा, गोरा पूछी जा चुकी है बेटा, चंडालिका, मतलब एक तरफ अच्छे अच्छे नाम, चित्रांगदा, गीतांजलि, एक तरफ चंडालिका। ठीक है ना, गोरा, हंगरी स्टोन, गार्डनर, ठीक। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, ये भी आ चुकी है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अमृता प्रीतम, डेथ ऑफ अ सिटी, कागज पर कैनवास, 49 डेज, अमृता प्रीतम की है। खुशवंत सिंह, बहुत डिस्प्यूटेड पर्सनैलिटी है ये। इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वुमेन, ठीक है, दिल्ली, इन्हीं की है। वेद व्यास, महाभारत, पक्का? और क्या नाम महाभारत के? जय संहिता, और सत सहस्त्र संहिता, और भारत महाभारत। बता तो दो इसी बात पे क्या क्या है इसकी पूरी पिक्चर। पहले तो मुझे ये बताओ कि महाभारत जो है इसका फारसी अनुवाद क्या कहलाता है?
कुछ कहलाता है क्या? अच्छा सोच लो तब तक। हाँ जी, कौन बताएगा महाभारत पर कोई बात? महाभारत जो है ना बेटा, ए भगवान, महाभारत महर्षि वेद व्यास, ठीक है। अब क्या क्या है चीजें, महाभारत को एक क्या नाम देते हैं? जय संहिता, एक भारत और एक महाभारत। किन किन कंडीशन में ये कहा जाता है? जय संहिता कब कहते हैं? हाँ, और फिर? अच्छा, ये पैसे नहीं है भाई? जय संहिता 8,800 की आती है, भारत 24,000 में आ जाता है, और महाभारत लेना है तो 1 लाख में आएगा। अच्छा, कितनों के मन में, पहले ये बताओ, पहली बार जिनने सुना मन में क्या ख्याल था कि ये है क्या? कुछ तो आया होगा ना अंजलि? न- अच्छा, श्लोक ही आया था, फिर ठीक है। 8,800 श्लोक जब हुआ करते थे तो इसे कहा जाता था जय संहिता। ऐसे ही पूछा गया कि जय संहिता किसका नाम है, तो महाभारत की। जब इसमें नंबर ऑफ श्लोक 24,000 हो गए तो इसे भारत कहा जाने लगा, और जब इसमें श्लोक 1 लाख हुए तो इसे महाभारत। बेसिकली ऐसे समझो, ये इसे कहा जाता है सत सहस्त्र संहिता। तो देखो, सत मतलब आप जानते हैं, सत का मतलब क्या? सत्य वाला नहीं, सत। सत मतलब 100, और सहस्त्र मतलब 1,000। अरे होता है ना सहस्त्राब्दी, एक होती शताब्दी। शताब्दी मतलब 100 ईयर्स पे, सहस्त्राब्दी मतलब 1,000 ईयर। तो सत सहस्त्र, और संहिता तो आप जानते ही हैं, नॉलेज ज्ञान। तो 1,000 × 100 करेंगे तो कितना होता है ये? अब ऐसे ही लिख दे ना, 1 लाख। तो 1 लाख श्लोकों के कारण महाभारत को क्या कहा जाता है? सत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। सत यानी शताब्दी यानी सेंचुरी से, सहस्त्र यानी 1,000। जैसे सुना है ना, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, सुने हैं? नहीं? हाँ ना, कुछ तो सुना हो। एमडीजी सुना है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो यही है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। तो सहस्त्राब्दी मतलब 1,000 साल, ठीक है। तो सत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। हाँ जी, महाभारत का फारसी अनुवाद, रज्जम, नाम बदल दो उसका, सही बोलो। रज्मनामा। क्या है? रज्जम नामा। अच्छा, कल के रज्जब और ये नामा दोनों मिल गए। रज्जब कौन थे? दाल दयाल के शिष्य, और क्या थी इनकी रचना? रज्जम वाणी, हरडे वाणी, दादू दयाल। तो रज्मनामा बेटा जो है, ये पूछा गया है कि किसका फारसी अनुवाद है, तो पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा कहलाता है। तो इनको आप नोट करना है, नोट कर लो, ये पूछे गए क्वेश्चन है, उसमें लिखे नहीं है इसलिए कह रहे हैं। आप नोट कर लो, कोई समस्या नहीं। जय संहिता 8,800 श्लोक्स, भारत 24,000, और महाभारत 1 लाख। हो गया? जय संहिता कब? 8,800 श्लोक थे, भारत 24,000, महाभारत 1 लाख, और महाभारत का फारसी अनुवाद, पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, रज्म नामा। ठीक है, और इसी का एक नाम महाभारत का सत सहस्त्र संहिता। आगे चले। इंदिरा गांधी, एटर्नल इंडिया, जयशंकर प्रसाद, कामायनी, आंसू और लहर जयशंकर प्रसाद की हैं।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की क्या है? ठीक। अब बात करते हैं अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता। अरविंद घोष जो है ना बेटा, इन्होंने ऑरोविले आश्रम की स्थापना की थी पौंडीचेरी में। किसकी स्थापना की थी? ऑरोविले आश्रम की स्थापना की थी पौंडीचेरी में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका और परिमल है, महादेवी वर्मा, यामा, दीपशिखा नीरजा। ठीक। नयनतारा सहगल, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बी एस नायपॉल याद रखना, एरिया ऑफ डार्कनेस, ये आ सकते हैं कभी। बी एस नायपॉल साहब, जानते हैं बी एस नायपॉल को आप लोग? नोबेल प्राइज विनर है। ऐसे बोलते हैं कि हमें किसी के बारे में नहीं पता। विशाख दत्त, बता दो जल्दी से, और कौन कौन सी रचना है? मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस से किसकी जानकारी? मुद्राओं की। मुगलों की? मौर्यों की? माँ से मुगल हो गए मौर्य की जगह। तो मुद्रा राक्षस से माँ से मुगल नहीं, मौर्य। अब वैसे भी मुगलों के समय मुद्रा राक्षस हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी, और देवी चंद्रगुप्तम से गुप्त वंश, और ये गुप्तकालीन थे विशाख दत्त। पाणिनि, अष्टाध्यायी। पाणिनि किसके दरबार में? महापदम नंद के दरबारी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इंडियन फिलोसफी। तो इंडियन फिलोसफी जो है वो एस राधा कृष्णन की है। ठीक है। ये हालांकि पर्सनैलिटी हैं, इनकी संस्थाएं इंपॉर्टेंट तो हैं, बता ही देते हैं, क्या दिक्कत है, पढ़ाना तो है ही। चलो, वुडरो विल्सन, लीग ऑफ नेशंस। बेटा वुडरो विल्सन का नाम कितने लोगों ने सुना है? सुना है? सर दर्द होने लगा उसको वुडरो विल्सन के नाम पे। क्यों देवी? ऐसा ही है। लीग ऑफ नेशंस, वुडरो विल्सन जो है ना बेटा, किससे संबंधित है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं बेटा। इनको बिल्कुल आप जानते नहीं हो, कोई बात नहीं। लीग ऑफ नेशंस जानते हैं आप लोग? इसको भी नहीं जानते हम। पॉलिटी पढ़ी है किसी ने थोड़ी बहुत? अब पॉलिटी पढ़ा देंगे आप लोगों को। ठीक है। लीग ऑफ नेशंस जो है बेटा, यूएनओ सुना है? बोले ये क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पूछो सुना है तो फुल फॉर्म तो हम पहले बता सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ। कब हुई स्थापना इसकी? कब कब पूछे, मतलब डेट पूछना चाह रहे हैं। हाँ मनीष। अच्छा, यूएनओ डे कब मनाते हैं? तो डेट अपने आप वही होगी। कब हुई? अच्छा चलो ईयर बता दो, कोई नहीं। 1945 में। गलत है। यूएनओ के पहले जो संस्था विश्व स्तर पर काम करती थी, और सीधा बोलें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में देशों को, भारत जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसको ग्रो अप करने के लिए, और फिर से अगेन विश्व युद्ध ना हो, वर्ल्ड वॉर ना हो, तो इसके लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। वो वुडरो विल्सन के द्वारा की गई थी। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक हैं, आप जानते हो, इनकी बुक अष्टाध्यायी है। विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे हैं जिन्होंने पवनार आश्रम की स्थापना की थी, और यहीं से गांधी जी ने अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह या इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट किया था। डेट बताएगा कोई? 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट किया था। आचार्य नरेंद्र देव समाजवाद के प्रवर्तक हैं। तो अगर हम बेटा बोलें कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने कब की थी? है कोई ज्ञानी व्यक्ति? ज्ञानी विद्वान? हाँ, वेरी गुड। तो 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, और इनके साथ कौन थे एक? और कौन थे फिर? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, एक और कोई है? बताओ। चलो सोच लेना, ठीक है। बाबा आमटे बेटा, आनंद वन की स्थापना की है, ध्यान रखना। ये बाबा आमटे और इनके बेटे, ठीक है, इनको क्या मिला है? भारत एशिया का नोबेल प्राइज क्या कहलाता है?
जर्मन के पलट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्ट ना पूछ के। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो जीत चुके हैं बाबा आमटे। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की। अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। बेडेन पावेल ने स्काउट की स्थापना की है। लेनिन रूसी क्रांति के जनक हैं। तो रशियन रिवॉल्यूशन 19, किसी को पता है रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में। तो 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ है उसके जनक कौन है? लेनिन है। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन, यही विश्व भारती विश्वविद्यालय है। अरविंद घोष हमने ऊपर भी बताया था कि औरविले आश्रम की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू ने सीआर दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना प्रयागराज इलाहाबाद में की थी 1923 में। बढ़िया। बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य की स्थापना की है इसने। इसी को क्या कहा जाता है? जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जो श्रेय दिया जाता है वो बिस्मार्क को दिया जाता है। जैसे भारत के बिस्मार्क कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया या लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो भारत का एकीकरण करने में जिस तरीके से सरदार पटेल का योगदान है, उसी तरीके से जर्मनी के एकीकरण में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में किसका? बिस्मार्क का है। एम एन रॉय तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने की है। मोहम्मद साहब आप जानते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, प्रोफेट मोहम्मद। गैरीबाल्डी रेड शर्ट, ठीक है, तो लाल कुर्ती जो है ना, तो रेड शर्ट मूवमेंट वाले, तो रेड शर्ट की स्थापना की इटली में। अब्राहम लिंकन अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किया, राष्ट्रपति भी थे अब्राहम लिंकन। आपने सुना है ना, पिता का पत्र पुत्री के नाम, ऐसा कुछ है? नहीं सुना किसी ने? सुना होगा कैसे? अच्छा, अब्राहम लिंकन को नहीं जानते आप लोग? पहले तो ये बताओ, सुना तो है ना भैया। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्होंने की थी। और विलियम जोन्स ने बेटा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। चैतन्य महाप्रभु बताओ तो जल्दी से नाम। गौरांग महाप्रभु और कृष्ण के अवतार। ठीक है, कहाँ से थे संबंधित? हाँ अब ठीक है। थोड़ा ऐसे हो जाते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। क्यों? पहले थोड़ा ऐसे हो गए तो बिहार पहुंच गए, ज्यादा दूरी नहीं है ना, यहाँ वहां घूम जाता है दिमाग। किस भक्ति से संबंधित है चैतन्य महाप्रभु? कृष्ण भक्ति से। अकबर, अच्छा, असम का चैतन्य किन्हें कहा जाता है? असम का चैतन्य, असम। आप सबको नोट्स मिल गए ना? हाँ बोलो। अब नहीं बोलना कि मिले नहीं है, तो अब तो पूछे जा सकते हैं। पीडीएफ भी भेज ही दिया था। असम का चैतन्य कौन है? ओ माय गॉड, अब देखो खुलने लगी किताबें। बताओ, आपकी इतनी मेहनत तो हम करा ही सकते हैं। अकबर दीने इलाही, 1582 में अकबर ने दीने इलाही नामक एक नया धर्म, जिसे वास्तव में कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता कहते हैं, और 1583 में इन्होंने इलाही संवत चलाया था। इनके दरबार में भी नवरत्न हुआ करते थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में, महाराष्ट्र में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। मिल गया? कौन है भैया? शंकरदेव। क्या था इनका संप्रदाय? आप आपको क्या लगता है हम जान मान के पूछेंगे? आप उतना देख के बंद कर दिए तो हम और आगे बढ़ गए। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। निर्गुण भक्ति धारा के थे, एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना, ऐसे समझ लो प्रार्थना समाज की, प्रार्थना आत्मा से करो परमात्मा मिल जाएंगे। तो आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में की थी। कनिष्क याद है? कौन से वंश से थे कनिष्क? कुषाण। और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन इन्हीं के समय किया गया था। हर्षवर्धन के समय तो नहीं, कनिष्क के समय। कोई शक?
तो शक संवत इन्हीं का है। भारत सरकार का ऑथेंटिक कैलेंडर है, कब का है? 78 एडी का। बढ़िया। पहला दिन कब से शुरू होता है इसका? हाँ जी, 22 मार्च को। लीप ईयर में 21 मार्च। 23 तो नहीं हो जाएगा किसी का? एक दिन पीछे कर दो नहीं तो। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब की थी बताओ कोई? 1897 में। बेटा मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 में। कहाँ? उज्जैन में? न्यूयॉर्क में। ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने की थी। कहाँ? न्यूयॉर्क में। बाद में इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भारत के अडयार मद्रास में बनाया गया था और इसी पार्टी से जुड़ी थी आगे चल के एनी बेसेंट। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन है एओ ह्यूम। एलन ऑक्टोबियन ह्यूम है। इन्होंने बेटा 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु या पॉलिटिकल गुरु थे। 1905 में की गई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसी को बेटा भारत सेवक संघ भी कहा जाता है। सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 1906 में ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की थी। क्या चल रहा है मन में आप लोगों के? हाँ बहुत बढ़िया। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग कब चलाई थी? सितंबर 1916 में। ऐसे ही आना चाहिए बस कि हाँ सर क्या सोच सकते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था बनाई थी और ये कब बनी थी? इन्हीं का एक और नाम, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया इन्होंने। इन्हें फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी का मतलब क्या है? सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। लाल कुर्ती आंदोलन गांधी जी के किस आंदोलन के समर्थन में? बुद्धू खिलाफत गांधी जी का। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। सुभाष चंद्र बोस। कुछ और कोई भी बोल रहा था ना कुछ अलग से, क्या बोले? सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक या फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में इसकी स्थापना की थी। बेटा आपको ध्यान रखना है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। मैं जो चीज रिपीट कर रहा हूँ वो हर एक चीज आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो दिमाग खुला रखना। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। सर सैयद अहमद खां, ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी, अलीगढ़ आंदोलन इन्हीं का है। साइंटिफिक सोसाइटी को एक बार एमपीपीएससी ने कैसे पूछा था? वैज्ञानिक समाज। साइंटिफिक सोसाइटी वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने ही की थी। महर्षि गौतम न्याय दर्शन के जनक हैं। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के। पतंजलि योग दर्शन के। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित हैं। ये कृषि आंदोलन था भूमि दान करने के लिए। हेनरी ड्यूनेंट ने बेटा रेड क्रॉस की स्थापना की। यही एमपी नगर के आगे रेड क्रॉस हॉस्पिटल है, तो ये जो रेड क्रॉस संस्था है वो हेनरी ड्यूनेट की है। मदर टेरेसा निर्मल हृदय, गरीबों की मसीहा संत, ये सब पवित्र हृदय इन्हीं को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा की समाप्ति की थी 1829 के सती प्रथा निषेध अधिनियम के माध्यम से, धारा 17 के माध्यम से। सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? एरण सागर से। कौन सती हुई थी? चित्रांशी, इनके पति गोपराज थे। ठीक है, शासक भानुगुप्त थे। ईयर 510 एडी, बहुत बढ़िया। और एरण को समुद्रगुप्त के समय
सौभोग नगर, वाह बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन। गुरु गोविंद सिंह जो कि अंतिम गुरु थे सिखों के 10वें गुरु, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, और यही 5 के वाले हैं। 5 के मतलब 5 ककार, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, कटार, या क्या बोलते थे उसको, कृपाण। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की है। ठीक है, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना की थी। रिपीट करें, 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किसके साथ, सोहन सिंह भाकना के साथ गदर पार्टी की स्थापना की है। और यही गदर पार्टी गदर पत्रिका भी निकालती थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलो, अब कुछ और, एक इंपॉर्टेंट बुक है वेटिंग फॉर अ वीजा, वीजा की प्रतीक्षा किसकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। इसके अलावा बेटा हुबर सुद्रास 1946 में इनकी बुक है, ये भी पूछी गई है। और इसके अलावा एक और क्या है, 36 कहाँ चला गया, हाँ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 की बुक है, ये भी पूछी गई है। किसकी है ये, ठीक। संपूर्ण क्रांति जो पूछी गई है बेटा वो जयप्रकाश नारायण की है, ये याद रखना, टोटल रिवॉल्यूशन जयप्रकाश नारायण। गांधी जी की बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो, एक है ग्रीन पैम्फलेट हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी और गुजराती भाषा में लिखी थी, ब्रिटेन से दक्षिण अफ्रीका जाते समय लिखी गई थी गांधी जी के द्वारा ये। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, गांधी जी की है। 1927 सत्याग्रह 1928 में दक्षिण अफ्रीका में। रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व गुरु, विश्व कवि के नाम से जाने जाते हैं। महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड या सर की उपाधि दी गई थी इन्हें बेटा, अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सी बुक थी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की, गीतांजलि, गोरा, ये दो बिल्कुल अच्छे से, चित्रांगदा याद है, ठीक। इनकी बुक देखिए, चौखेर बाली, पोस्ट ऑफिस, स्ट्रे वर्ड्स, आमार सोनार बांग्ला। ये विश्व के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके लिखे हुए गीत जो है ना अलग अलग देशों के राष्ट्रगान हैं। ठीक है, गीतांजलि 1910 में, गोरा 1910 में, गार्डनर पोस्ट ऑफिस 1912 में, गार्डनर 1913 में, घरे बायरे होम एंड द वर्ल्ड 1916 में, द स्पिरिट ऑफ जापान ये नहीं पूछी गई है, स्टेवर्ड नहीं, नेशनलिज्म नहीं, शेषेर कविता नहीं, रिलीजन ऑफ मैन नहीं। ठीक है, चौखेर बाली, आमेर सोनार बांग्ला, गीतांजलि गोरा, ये याद रखना। गार्डनर भी सही एक आध बार पूछी गई है। स्वामी विवेकानंद और बस फिर नहीं पढ़ाएंगे, हम समझ गए हैं, आप लोग बहुत परेशान हो चुके हैं हमसे। स्वामी विवेकानंद ने 1886 में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ कलकत्ता में विवेकानंद जी की मृत्यु हुई थी। और इनका जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे के रूप में हम मनाते हैं। किनका जन्म दिवस, जी, ठीक है। राज योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सारे योग किसके हैं, तो राजयोग 1896, कर्म योग 1896, ज्ञान योग, सॉरी पहले भक्ति योग 1896, फिर ज्ञान योग 1899। ठीक है, काली द मदर 1898, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये भी पूछे गए हैं। तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा 1897 में, और 1897 में ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वर्तमान भारत, माई मास्टर और प्रैक्टिकल वेदांता, ये सब किसकी बुक हैं, स्वामी विवेकानंद की। बस एक और, बस 1 मिनट, कहाँ चले गए, हाँ ये पूछा गया है,
पंचजन्य किसका है बेटा? तो आपको ध्यान रखना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पंचजन्य, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था तो ध्यान रखिएगा। दैनिक स्वदेश और पंचजन्य जो है आरएसएस से भी जुड़े थे। राष्ट्र धर्म पत्रिका इन्होंने निकाली थी मथुरा में, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। इनका जन्म हुआ था सम्राट चंद्रगुप्त और जगत गुरु शंकराचार्य, ये दोनों भी पूछी जा चुकी हैं, इनको भी आप ध्यान रखना। सम्राट चंद्रगुप्त किसकी? इसकी बैटरी लो, आप लोगों की भी लो। सम्राट चंद्रगुप्त 1946 में किसने? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। और जगत गुरु शंकराचार्य 1947 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। अखंड भारत क्यों? ठीक है, ये तो ठीक है, पॉलिटिकल और ये सब। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को एकात्म मानववाद, एन एनालिसिस ऑफ सम बेसिक एलिमेंट 1965। एकात्म मानववाद का सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है। यही है जिन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत दिया था। और वर्तमान केंद्र सरकार अंत्योदय के नाम पे बहुत सारी स्कीम्स जो है वो चला रही है। सुना होगा अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय कार्ड, बहुत सारी चीजें जो हैं वो पंडित जी के नाम पर चलाई जा रही। बहुत ही शानदार व्यक्ति थे, लोग नहीं जानते हैं वो एक अलग बात है। व्हील ऑफ हिस्ट्री जो है ना राम मनोहर लोहिया की है। क्या है? ये पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इतिहास चक्र बोलते हैं हिंदी में से व्हील ऑफ हिस्ट्री को। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इतिहास चक्र, इथिक्स का क्वेश्चन है हालांकि ये, इतिहास चक्र किसकी बुक है? तो राम मनोहर लोहिया की है व्हील ऑफ हिस्ट्री। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन भी इन्हीं की है। और याद करो 1934 में सोशलिस्ट नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन इन्होंने किया था। धन्यवाद आप लोगों के लिए, इतना बहुत है आज के लिए। थोड़ी सी किताबें थी, कितनी पढ़ी होंगी हमने? जरा म्यूट करना वीडियो।